All right. So yeah, first of Hi, all, Farhan. welcome. Hi, my name is Farhan. Hi, Raj. Hi, Sandeep sir. और सबसे पहले कैसा चल रहा है क्वारंटीन, क्या कर रहे हो इन दिनों आप? आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज इंडस्ट्री के सबसे बड़े दो क्रिएटिव माइंड के साथ बात कर रहा हूँ. आई एम सो हैप्पी टू हैव यू. सेम है फरहान, हम लोग भी खुश हैं तुमसे बात करके. आई थिंक राज स्टार्ट करेगा. Yes. वो क्या कर रहे हैं क्वारंटीन में, क्योंकि वो समाज सेवा भी कर रहे हैं, राइटिंग भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, कुछ स्वरा भास्कर के कविता भी लिख रहे हैं. yes, that's true. See, मैं तो क्वारंटाइन में जो चीजें पेंडिंग थी बहुत वक्त से, पर्सनल प्रोफेशनल जितनी भी चीजें, जितनी राइटिंग वगैरह वो चीजें, इसके अलावा चीजें वो भी है जो घर पे मैं कभी नहीं कर पाता था, तो कुकिंग से लेके और बाकी काम भी सीख रहा हूँ. क्योंकि वो चीज ऐसी है कि अब समझ में आ रही है कितनी मुश्किल होती है. घर के बाकी लोग जब करते हैं और अब आप कर रहे हो तो समझ में आता है वो चीज. तो धीरे धीरे मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ, और बर्तन धोना सीख रहा हूँ. यस, That's nice. आपके वहाँ कभी अगर मेड ना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. नहीं, हम शायद आपको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. हम ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आपको. नहीं, राज का आदत है कि वो पैसा कम लेता है, फ्री में कर देता है. यस. हाँ, मैंने राज भाई ने कहा था कि मैं रिश्ते कमाना जानता हूँ, पैसा तो कोई भी कमा लेगा. इसने कहा था ये बात, ईशा राज भाई ने कहीं तो भी कहा था. और आपने भी एक आनंद पंडित जी के मैंने बात बोली थी. आपने भी कहा था, आपने भी एक आनंद पंडित जी के इवेंट में कहा था यही बात. देखो हम लोग कौन से इवेंट में कौन सी बात करते हैं हम भूल जाते हैं, पर तुम याद रखते हो, तो शायद मुझे और राज को हमारी याददाश्त ठीक करनी पड़ेगी. नहीं, मुझे याद है. मैंने कोमल नाटा जी के इंटरव्यू में कहा था कि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, उसके बाद लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए. हाँ. और कमल जी ने ये भी कहा था कि भाई ऐसा मत बोलो वरना लोग फ्री में काम करवाएंगे आपसे. यस. राइट. जी बिल्कुल. तो राज, मेरे हिसाब से तुमको एक्चुअली बताना चाहिए कि तुम इन दिनों क्या क्या किए हो, क्या कर रहे हो. और राज का मैं बता दूं कि राज और मैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ही, पर राज जैसे ही क्वारंटाइन होना शुरू हुआ, कोरोना का कहर शुरू हुआ हमारे हिंदुस्तान में, राज कई जगह पर अनाज बांटे हैं, कई लोगों को सहायता किया उन्होंने. आई थिंक राज, यू शुड रियली स्पीक अबाउट इट. एक्चुअली यस, प्लीज. सी क्वारंटाइन जब से शुरू हुआ तो क्योंकि क्वारंटाइन जनता कर्फ्यू के पहले 3-4 दिन पहले से ही, आई थिंक 16 और मे बी 17 मार्च से ही मैं घर पे था. मैं अभी 22वां दिन होगा क्वारंटाइन का, मेरे लिए शायद ही 27वां दिन है. तो मैं तब से यही हूँ और घर पर अब क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, बिल्कुल लॉकडाउन की पूरी पोजीशन है, तो यहाँ घर बैठे मेरा होम टाउन है झांसी, वहाँ कुछ जरूरतमंदों को मैं खाना प्रोवाइड कर रहा हूँ. मेरी टीम प्रोवाइड कर रही है, मेरे वॉलंटियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं. बाकी जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है उनको, या कोई फंसा हुआ है कहीं किसी शहर में, तो उनको हमारे वॉलंटियर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो फूड. और इसके अलावा जो हेल्प हो रही है वो कर सकते हैं. बाकी तो यही चल रहा है. इसके अलावा राइटिंग जो है लोगों के लिए लॉकडाउन है, हमारे लिए तो और ज्यादा हमें काम मिल गया. तो ऐसा है. और बाकी तो बहुत ही म्यूजिक सुन रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, और कुछ नई चीजें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. देखते हैं कितनी कामयाब होती है. मेरा एक रिक्वेस्ट है राज से कि वो राज नई चीजें न लिखे तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा, क्योंकि जो पुरानी चीजें पेंडिंग है, मेरी 2-3 कहानी और राज की 2-3 कहानी जो लिखनी है वो लिख ले वो, और दे दे हमको टाइम पर, ताकि हम बना सके उससे. एक्चुअली कहीं उसमें कुछ नयापन ला रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ. राज कहते कि मैं लिख तो कोई भी लेता है, लेकिन राज जो है वो बहुत जल्दी लिखता है. right? हाँ, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? ही बोला था मैंने. रीजन ये एक्चुअली राज का क्या है ना, राज का खुद का बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी अमीर आदमी का इतना बड़ा फार्म हाउस होगा. राज खुद का इगतपुरी में बहुत बड़ा मेंशन है, जहां ये जाते हैं और खुद को क्वारंटाइन कर लेते हैं महीने में एक बार, और वहां लिखना शुरू करते हैं. और जब आते हैं हमारे पास तो बोलते हैं अभी बाकी है लिखना, बताऊंगा अगले साल.
सी क्या एक्चुअली, क्योंकि मैं टीवी इंडस्ट्री से हूँ, तो टीवी में क्या ये होता था कि हम लोग को बाई वीकली शो करते थे और हर दिन नया कुछ लिखना पड़ता था, तो वहां लिखने के साथ साथ जल्दी लिखने को प्राथमिकता दी जाती थी। तो थोड़ा सा वो आदत लगी हुई है। अभी ये होता रहता है फिल्मों में, क्या है कि अगर मुझे कोई 1.5 साल दे देता है, 2 साल दे देता है, तो मैंने पिछले 1 साल से कि मैं कब वो पढ़ूंगा पहला पन्ना, तो उस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। खैर, मैं एक्चुअली मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ मैंने किया है, उस पर मैं कुछ बताना नहीं चाहूंगा। और कई लोगों को मैं फोन किया करता था या कई लोग मुझे फोन करते थे, तो मैं बिजी रहता था या वो बिजी रहते थे कई सालों में इंडस्ट्री में। तो अभी ऐसा हो गया कि लोग कॉल भी नहीं कर रहे हैं, सीधा वीडियो कॉल कर दे रहे हैं। Yes. और वीडियो कॉल करके बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड कोरियोग्राफर्स एंड एक्ट्रेसेस वीडियो कॉल। और बताओ क्या हाल है, कैसे, इट्स बीन सो लॉन्ग, क्या चल रहा है, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसा है, कैसा लग रहा है। तो अभी जो ऐसा लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे की माँ बाप है, भाई बहन है, जो एक दूसरे के हालचाल ही पूछ रहे हैं। तो पहले ऐसा होता था कि मैं फ्यूनरल पे भी अगर जाता था किसी एक्ट्रेस के या कोई एक्टर्स के या डायरेक्टर्स के, सिंगर्स के, तो फ्यूनरल पे भी लोग काम की बातें करते थे। अब लोग हाल चाल एक दूसरे की मतलब खैरियत पूछ रहे हैं, यू नो, अपनापन लग रहा है इंडस्ट्री में अचानक। और लोग किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, कोई गॉसिप नहीं है इंडस्ट्री में इस वक्त, कौन कितना कमाया, कौन कितना घटाया, कि कोई बातें नहीं कर रहा है। अभी अब जो है सब पहले आ गए, अब सब जो है वो तुमसे बात करने के पहले मैं नाना पाटेकर जी से बात कर रहा था, जो पुणे में है, और वो पूरे महाराष्ट्र के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, बांट रहे हैं, भेज रहे हैं। तो कई लोग हैं, जैसे संजय दत्त हैं, वो अपने घर में क्वारंटाइन है, लेकिन फोन कर करके हर लोगों से उनका हालचाल पूछना, बातें करना, हंसाना। काफी मतलब मृणाल ठाकुर से बात हो रही थी, मौनी से बात हो रही थी, तो मौनी बेचारी दुबई में अटकी पड़ी हुई है और वो एड फिल्म अभी तक वहीं पर है। मनोज वाजपेयी जो मेरे दोस्त शराब बांट रहे हैं गरीबों में। बाबा ने पीना छोड़ दिया है, वो अब गीता, कुरान, रामायण ये सब पढ़ रहे हैं भाई। जी जी, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, ये राज तुम जानते हो राज, देखो मैं नहीं ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि तुम और बाबा और जफर, ये 3 लोग शाम को 8 बजे मिलते थे और सुबह 7 बजे बाहर निकलते थे। तुम वो कहानी बताओ, मुझे नहीं पता है। नहीं, अभी शायद जो बाबा की खास बातें हैं, अंदर की बातें हैं, वो हम राज भाई से जानेंगे और भी। अच्छा, कुछ लोग इतना ज्यादा गुप्त दान कर रहे हैं कि जिन्हें दे रहे उन्हें भी नहीं पता। ओह माय गॉड, चलो कोई नहीं यार, मतलब ये तो चलता रहेगा। और ये जो बातें हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गहरी दोस्ती है आप दोनों में, इससे साफ नजर आ रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल है भाई। इंडस्ट्री में मैं बताऊं, इंडस्ट्री में दोस्त बहुत है, लेकिन दोस्ती हर किसी से नहीं होती, यू नो। लेकिन संदीप भाई ऐसे हैं कि जिनसे मेरी दोस्ती भी है, मेरा प्यार भी है, मेरे भाई जैसे बिल्कुल। तो उनके साथ तो यू नो एक अलग ही सिनेरियो है, अलग ही केमिस्ट्री है। और जब भी मिलता हूँ उनको, जब भी बात होती है, तो यू नो एक हम लोग ऐसा लगता है कि हाँ चलो बॉम्बे में भी कोई फैमिली है। नहीं, एक्चुअली ये मेरा सवाल संदीप भाई से यही था कि जर्नलिस्ट में, आप भी जर्नलिस्ट रहे हो, काफी साल आप जर्नलिस्ट रहे हो, काफी साल आप रेडियो इंडस्ट्री में काम किए हो, और पिछले 4-5 सालों से मैं जर्नलिस्ट हूँ संदीप भाई। तो मैंने ये देखा है, मैंने ये सुना है कि कहते हैं कि इंडस्ट्री में कोई किसी का नहीं होता, यहाँ रिश्ते जो है वो बहुत कम बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं तस्वीरें देखता हूँ, आपके संजय दत्त के साथ रिलेशन अच्छे दिखते हैं, आपकी मौनी रॉय के साथ दिखते हैं, शाहरुख खान के साथ दिखते हैं, आपके राज शंडिला के साथ दिखते हैं, आपके न जाने ऐसे बड़े दिग्गज इंडस्ट्री के, चाहे आनंद पंडित ले लूं मैं, और बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर, हर कोई आपके साथ नजर आता है मुझे। नहीं, बात देखिए, हम लोग अगर इंडस्ट्री में एक दूसरे को साथ देना बंद कर देंगे या साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। टैलेंट की, मेरे हिसाब से टैलेंट से ज्यादा कहीं भी रिश्तों की ही कदर होती है। आज जब मैं राज से पहली बार मिला था, तो मैं उनके टैलेंट तो बाद में, लेकिन उनका जो अपनापन है राज का, मुझे याद है कि राज एक प्रोड्यूसर को खाने पे लेके बाहर चला जाता था और नए नए जगह मेरे को लेके जाता था, कभी छोले कुलचे दिल्ली के, तो ये वो। तो उसने कई जगह राज मतलब बिना पूछे, मुझे याद है, आज मुझे घड़ियों का बहुत शौक है, तो राज ने मुझे एक व्हाइट कलर की घड़ी दी थी, जो माफी चाहता हूँ मुझसे गायब हो गई।
और राज ने 1 लाख रुपए के जूते खरीदे थे आगरा में, जो पूरे यूनिट को बांटा भूमि में। तो राज प्रोड्यूसर की तरफ बिहेव कर रहा था, मैं गरीब लग रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिश्ते तो है, क्योंकि 20 साल हो गया मुझे इंडस्ट्री में, तो चाहे वो शाहरुख हो, प्रियंका चोपड़ा हो, दीपिका हो, रणवीर हो, संजय भंसाली जी हो, मतलब ऐश्वर्या हो, अभिषेक हो, कई लोग, मिलिंद सोमन हो, बिपाशा बासु हो, राज हो, कई लोग होते, विवेक ओबरॉय, उमंग कुमार, लिस्ट इज एंडलेस। तो आप सब लोग, हम लोग एक ही फील्ड में हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो हम लोग रोज एक दूसरे से टकराते हैं, बातें करते हैं। हम एक दूसरे के फैन नहीं होते, हम एक दूसरे के साथी होते हैं। तो वो सारे रिश्ते, आप उस रिश्तों को आप किस तरीके से निभाते हो, आप क्या साथ देते हो, किस वक्त कैसे खड़े रहते हो, क्या बातें करना है, क्योंकि आप क्या बात करते हो, कहाँ बात करते हो, कितना अपनापन है, कितना हक है, वो ही कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे पास कोई मर्सिडीज गाड़ियां या कोई बंगले में नहीं रहता हूं मैं, लेकिन मैं ये हक से बोल सकता हूँ, मैं किसी के भी बंगले और किसी के भी मर्सिडीज गाड़ी में कभी भी बैठ सकता हूँ, क्योंकि ऐसा रिश्ता बनाया है, एक्चुअली बनाया है। और इसी से मेरे को एक सवाल और याद आ रहा था कि राज ने भूमि के लिए भी काम किया है आपके साथ में, तब शायद राज आप टीवी सीरियल के लिए काम करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कॉमेडी सर्कस या फिर कोई और लाफ्टर शो के लिए लिख रहे थे जब भूमि के लिए आप साइन हुए, आई एम राइट? कोई लाफ्टर शो नहीं बाबा, राज ने पूरे 700 एपिसोड कॉमेडी सर्कस के लिए लिखा है, कोई नहीं। आज जो कॉमेडी सर्कस में जितने राइटर्स हैं वो सब लोग राज के अंडर ही पले बड़े हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में का नाम भी दर्ज है इस चीज के लिए, तो इनका तो कई बुक जो इन्होंने लिखा है उसमें भी दर्ज है। That's true, तो मेरा सवाल भूमि के दौरान से पहले मैंने 2 फिल्मों के डायलॉग्स लिखे थे। वेलकम बैक मुझे मेरी पहली फिल्म थी एज अ डायलॉग राइटर, देन उसके बाद फ्री की अली फॉर नवाज भाई जो सोहेल भाई ने डायरेक्ट की थी वो, देन उसके बाद आई मेट संदीप भाई, देन ही ऑफर्ड मी, इमीडिएटली वी वर समवेयर एट अ हाउस पार्टी, तो वहां पर ही मेट मी एंड ही वाज एक कह देते हैं ना कि हम लोग की ऐसी नॉर्मल बातचीत चल रही थी, और उस वक्त इन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी फिल्म में डायलॉग लिखोगे। मैंने बोला यार मैं यही तो लिखने आया हूँ और क्या करूँ, और बस उसके बाद तो फिर इमीडिएटली हमने वो काम शुरू कर दिया। और पहली दफा मैंने कोई सीरियस चीज लिखी थी, उससे पहले मैंने कभी कोई सीरियस चीज कभी लिखी नहीं। हालांकि जब सीरियस लिखना शुरू किया तब लोग उस बात पर बड़े हंसे, तो मैंने फिर कॉमेडी शुरू कर दी। फिर अब जब मैंने फिर मुझे लगा कि नहीं, भूमि जैसी फिल्म मुझे करनी चाहिए, बिकॉज बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छी इमोशंस थे। तो फिर पहली दफा जब मैंने इंडस्ट्री में कोई भी अगर वो इमोशनल काम किया तो वो संदीप भाई के साथ ही किया है। पर राज ने उस फिल्म के डायलॉग नहीं, राज ने उस फिल्म की कहानी को बदला, राज ने उस फिल्म का स्क्रीन प्ले को काफी मतलब ऐसे सीन्स है उस फिल्म में और ऐसे डायलॉग्स हैं जो आज भी मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही कमाल का, मतलब कुछ ऐसी बातें उसने कही जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, लेकिन उसने जब फिल्म पे उसने फिल्म में जिस तरीके से उतारा, मतलब आई एम रियली, ये आदमी में बहुत अद्भुत और किसी की ब्लेसिंग टैलेंट है, तो जो मुझे ऐसा लगता है वो ड्रीम गर्ल में भी नहीं आया है। वो टैलेंट अभी तक ड्रीम गर्ल में भी नहीं आया। राज की अभी भी वो फिल्म या कहानी अभी भी बची हुई है जो वो अचानक कहेगा और वो बम फटेगा इंडस्ट्री में कि एक क्या टैलेंट पड़ा हुआ था। इसलिए राज की बिल्डिंग के बगल में ही ना, मतलब दूसरे विंग में क्वारंटाइन कर दिया गया है, सील कर दिया गया है उस बिल्डिंग को, ताकि ये टैलेंट बाहर ना निकले। मतलब संजय भाई आप भी अच्छा जोक कर लेते हो, आप भी अच्छी कॉमेडी लिख लेते हो, मुझे लग रहा है ऐसे देख के। तो अरे भाई मैं ही करता हूँ जोक और कॉमेडी, राज तो लिखता है। That's true. नहीं सही है, लेकिन क्या संदीप भाई के बहुत कमाल भूमि में, क्योंकि ऐसी कोई एक चीज जो आपको बहुत कन्विंस कर गई राज शांडिल्य की नहीं कि आई वांट राज शांडिल्य इन माय फिल्म फॉर अ स्क्रीन प्ले? नहीं, मेरा बस चले तो मैं और राज एक काफी लंबे एसोसिएशन की बात तो कर ही रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा अपनापन, ऐसा इंसान जो मैंने राज को आज तक गुस्से में नहीं देखा। अगर मैं कभी कभी गुस्सा भी हुआ हूं तो राज ने उस चीज को बहुत प्यार से हैंडल किया है, और राज में बहुत पेशेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि राज 20 साल से इंडस्ट्री में, मुझे अभी आया हूं मैं, और राज ने मुझे मौका दिया। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं कभी कभी अपना पेशेंस खो देता हूँ, मैं कभी कभी भड़क जाता हूँ,
पर फिर भी राज का जो रिस्पॉन्ड होता है, जिस तरीके से वो संभालता है सिचुएशन को, मुझे शर्म आ जाती है। सो मेरा बस चले तो मैं हर फिल्म राज से ही लिखवाऊं, पर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं राज का वेट करूंगा तो मेरा बस तो चलेगा, लेकिन मैं बस में बैठ जाऊंगा। तो तो बहुत अभी, लेकिन अभी वो काम है एक बहुत बड़ी चीज, और देखते हैं अभी क्या होगा। लेकिन अगले साल तक हम लोगों की कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज एक साथ में आएगी, है ना राज? कुछ आने वाला है, ऐसा बोल दिया तो करना पड़ेगा। यस, सो मैं बता रहा कि अभी क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आई थिंक काफी बदलाव नजर आने वाला है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा। सो डू यू सी कि देयर विल बी अ ह्यूज क्राइसिस इन रिलीजिंग ऑफ मूवीज? राज, आई डोंट थिंक कि अभी अगले 6-8 महीने तक कोई बड़ी फिल्म या कोई भी फिल्म रिलीज होगी, बिकॉज अभी इंडिया का मूड या पूरे वर्ल्ड का मूड अभी जाकर एक साथ बाहर फिल्में देखने का बिल्कुल नहीं है। यस, फिल्म, और अगर लोग देखना भी चाहेंगे तो घर पे बैठ के देखना चाहेंगे तो वेब सीरीज का टाइम है अगला, मेरे हिसाब से 1 साल जो रहेगा वेब फिल्म्स का टाइम है। आज जो भी है, आप फैमिलीज में तो मेरे ख्याल में कोई बिल्कुल नहीं जाएगा। और आज क्योंकि हमारे पास ऑप्शन इतने हो गए हैं ना, और चाहे वो हॉटस्टार हो, चाहे बाकी चीजें हो, चाहे वो अमेजोन हो, नेटफ्लिक्स हो, तो उन पे भी इतना स्टफ अच्छा आ रहा है। तो अभी मेरे ख्याल में तो अगले 1 साल लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि अब आदत लग गई है उन्हें वेब कंटेंट की, और वेब कंटेंट की आदत लगने के बाद में फिल्मों की तरफ जाना शायद बहुत मुश्किल होगा। पिछले 21 दिन में आप इतने देखें कि रामायण या महाभारत जब से शुरू हुई है तो डीडी नेशनल ने अपना एक नया चैनल शुरू कर दिया है, डीडी रेट्रो। जी जी जी, यानी कि लोग पुरानी चीज, बिकॉज जो गाने लोग रीमिक्स बन के देख रहे हैं, जो पुरानी फिल्मों के रीमेक देख रहे हैं, तो क्यों ना वो चीजें लाई जाए जिनसे शुरुआत हुई थी यहाँ तक की। जी जी जी, तो लोग वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो अगले 1 साल मेरे ख्याल में घर पे बैठकर देखने के शौकीन रहेंगे लोग। तो अगर ये मूवी रिलीज भी हुई, तो क्या लगता है आपको कि जैसे फ्राइडे को एक मूवी रिलीज होती थी बड़ी मूवी, क्या अब ऐसा समय आएगा जहां फ्राइडे को ही 2-2, 3-3 मूवी रिलीज किए जाएंगे? नहीं, जैसे राज ने कहा फरहान कि बड़ी फिल्मों का मुश्किल लगता है, क्योंकि बड़ी फिल्में जैसे राधे है या लाल सिंह चड्ढा या सूर्यवंशी, ऐसी जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, वो सारी फिल्म, गंगूबाई, ये फिल्में इस साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन इन सबका ओवरसीज मार्केट बहुत बड़ा है। इस सारी फिल्मों का 50 से 80 करोड़ रुपए की बिजनेस होती है अब ओवरसीज में। 83 है रणवीर सिंह की, लेकिन ये फिल्में मुझे लगता है इस साल मुश्किल होगी, क्योंकि ओवरसीज का मार्केट खत्म हो चुका है इस साल के लिए। बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल होगा लोगों का थिएटर्स में जाके फिल्में देखना। तो इस साल जो है फिल्में काफी कम रिलीज होगी, और छोटी फिल्में सारी रिलीज हो जाएगी, जिसका इंडिया में मार्केट है। वो भी मुझे लगता है अगस्त के बाद ही रिलीज होगी कोई भी फिल्म अच्छी। और कॉमेडी, मुझे अगर लगता है अगर राज 3-4 स्क्रिप्ट फटाफट कॉमेडी के लिख ले और उसको बना लिया जाए, तो इस साल वो फिल्म 150 के ऊपर कर सकती है। क्योंकि कॉमेडी ही देखना है लोगों को बायोपिक और लोगों को हिस्टोरिकल सीरियस सिनेमा इस वक्त, इस साल तक, तो मुझे लगता है जनवरी फरवरी तक लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। लोग इसमें फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आप देखिए रामायण देख रहे हैं लोग। आज ही सुबह मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, बोला यार मैं सीरियस फिल्में, ये नेटफ्लिक्स पे ये वो सारी क्राइम और थ्रिलर ये सब है, मुझे नहीं देखना है। मुझे आज मैं फिल्म लगाने वाला हूँ, हसीना मान जाएगी, दीवाना मस्ताना, राजा बाबू, ये पिक्चरें लगाऊंगा और मेरे डैडी मम्मी को दिखाऊंगा। आज एक बहुत बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यार कल रात को हम लोग सारे लोग बैठ के भूल भुलैया देख रहे थे नेट पर लगाकर। तो आप देखो कॉमेडी फिल्में लोग देख रहे हैं। लोग अभी स्पेशल 26 या मतलब मैं नाम नहीं लेना, लेकिन सीरियस थ्रिलर कॉमेडी ऐसी फिल्में नहीं, कॉमेडी ही देखेंगे लोग मेरे हिसाब से। राज, व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स अभी आप देखो ना, जितने भी पुराने शोज, या तो वो बहुत ही एक सेकंड वापस आ रहे हैं। एक सेकंड राज, मैं बताता हूँ। जैसे मैं थोड़े दिन पहले संजय लीला भंसाली जी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे फोन किया रात को 11 बजे। तो मैं बोला, मैं डर गया, मतलब यस सर। उन्होंने कहा कि मैं अभी ड्रीम गर्ल देखा हूं। तो इस वक्त उनके जैसा इंसान जिन्होंने खामोशी, ब्लैक, गुजारिश, इतनी सीरियस सिनेमा बनाई है, वो ड्रीम गर्ल देख रहे थे ताकि उनकी मम्मी हंसे, वो हंसे, एंजॉय करें, और उनको बहुत मजा आया। लेकिन शायद ड्रीम गर्ल उनके लायक फिल्म है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो रिलीज के वक्त देखते तो शायद बोलते हाँ ठीक है, लेकिन अभी देखे तो बहुत एंजॉय किए।
तो मेरा वहां से दिमाग चला कि यार लोग अभी कॉमेडी, और राज को मैंने शायद फोन भी किया और बोला कि संजय बंसाली जी ने भाई स्पेशली बोला कि तुम्हारी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई है, लड़के में टैलेंट तो है, मुझे मौका देना चाहिए। सी मेरा कंसर्न ये है कि हम कभी भी कॉमेडी फिल्म ऐसा कोई होगा नहीं शायद कि मैं किसी को बोलूंगा भाई सुनो सुनो तो तुम हंसोगे और कोई मना कर देगा नहीं नहीं मेरे को तो नहीं हंसना, यू नो। तो एक हंसी खुशी लोगों को अब से नहीं, जब से वो पैदा हुए होते हैं ना तब से चाहिए होती है उनको, क्योंकि रोते हुए पैदा होते हैं, बराबर। तो अब वो दौर तो हमेशा से था, लेकिन ये अलग बात है कि लोगों ने बनाई नहीं उस किस्म की फिल्म में, क्योंकि वो बाकी चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अभी का टाइम ऐसा है, आप देखिए ना, सन 2000 की बात से हम लोग ले लें, अगर बीच में दूसरा भी इबोला वायरस आया, कभी ये वायरस आया, कभी भूकंप आया, कभी सुनामी आई, कभी सब कुछ चल रहा है वर्ल्ड में। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को हंसी की जरूरत नहीं है, हंसी की जरूरत तो हर दिन है। आप दिन में अगर 1 घंटा अगर आप जिम कर सकते हैं, दिन में 1 घंटा अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो 1 घंटा आपको हंसना भी चाहिए, यू नो। वो सबसे अच्छी बात। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आज हम जैसे आईपीएल होता है हमारा या बाकी हम लोग चीज करते हैं, तो ऐसा भी एक फेस्टिवल होना चाहिए, लाफ्टर फेस्टिवल, यू नो, जहां पर परिवार के साथ आप आइए, जैसे नुमाइश लगती है कहीं यू नो प्रदर्शनी लगती है कहीं, तो ऐसा एक लाफ्टर फेस्टिवल होना चाहिए कि हर शहर में, कि 1 हफ्ते के लिए आप अपनी फैमिली के साथ आइए, हंसिए और फिर जाइए, यू नो। तो ये वो जरूरत है आज की। आज हर कोई हंसना चाहता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो हंसना नहीं चाहता हो, अंबानी से लेके और अनिल माहेश्वरी तक। That's true। तो फिर ऐसे समय में ये ऐसे माहौल को देख के, ऐसे सिचुएशंस को देख के, क्या आप कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ऐसी कोई कॉमेडी, आप कुछ काम कर रहे हैं इन चीजों पर? बना रहे हैं। राज के पास कम से कम 1000 स्क्रिप्ट है। नहीं ऑफ कोर्स होगी, 1000 नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि ज्यादा होगी, लेकिन आज के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि लॉकडाउन है, लोग क्राइसिस देख रहे हैं, लोग ये जो चीजें देख रहे हैं, उसके ऊपर कोई कॉमेडी अगर निकल कर आती है तो मैं लॉकडाउन पे मैं कुछ सीरीज बना रहा हूँ अभी। हाँ, मैं वही। और लॉकडाउन के बाद अनाउंस करूंगा, उसमें कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, थ्रिल भी है, सब कुछ है, मिक्सचर ऑफ यू नो 2-3 थिंग्स। तो वो है, और वो लाइट हार्टेड चीज है, जहां पर आपको समझ आएगा कि ये हिंदुस्तान ऐसे जगह है जहां पर आप, अब कोरोना कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन देखिए ना आप, सबसे ज्यादा मजाक कोरोना का बन रहा है हमारे हिंदुस्तान में, ये कहीं नहीं बना होगा, बिल्कुल, यू नो। हर आदमी कोरोना तुम ऐसे हो, कोरोना तुम वैसे, कोरोना की वजह से ये हो गया, कोरोना की वजह से वो हो गया। घर पे बैठे बैठे खुराफात होती है लोगों में, हिंदुस्तान में ज्यादा है कुछ, ठीक है। तो अब हम लोग बैठ के यही डिसाइड कर रहे हैं, यही बना रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में जब कोरोना, मैं तो कहता हूँ भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से खत्म हो, और इसके बाद हम लोगों को हंसाने का जो कार्यक्रम है, जो दौर है, वो दोबारा शुरू कर पाए, यू नो। तो मैं देख रहा हूँ चीजें जैसी लॉकडाउन का अनाउंस है। हेलो राज भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। हेलो जी। हाँ, तो लॉकडाउन खत्म होते ही आई अनाउंस इट। मैं कुछ लिख रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, तो उसके बाद जैसे ही खत्म होता है, लोगों तक फिर अपनी तरीके से लोगों को हंसाएंगे। एंड संदीप सर, व्हाट डू यू थिंक कि क्या एक पूरा सिनेरियो बदल जाएगा इंडस्ट्री का जब लॉकडाउन खत्म होगा? काफी ऐसी मूवीज है, काफी ऐसे प्रोजेक्ट है जो ऑन फ्लोर, आपका खुद का एक प्रोजेक्ट जो अभी ऑन फ्लोर आने वाला था, आई थिंक वो अभी थोड़ा सा डिले है, पोस्टपोन्डेड है, तो क्या लगता है क्या क्या चेंजेस नजर आने वाले हैं? राज, मुझे पता नहीं राज इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है सबसे कम इफेक्ट इंडस्ट्री को ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज ही लोग आते हैं, और फिल्में जो बन रही थी वो बनना शुरू हो जाएगी, फिल्में जो बनने वाली थी वो बनना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। खाली ये है कि थिएटर्स बाद में खुलेंगे, रिलीज थोड़े से डिले हो जाएंगे, लेकिन काम बहुत होगा लोगों के पास, क्योंकि हर तरीके का काम होगा अगर लोग करना चाहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोग ऐसा क्यों बोले कि क्या चेंजेस हो जाएगा जब खुलेगा, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई, सड़कें वैसी रहेंगी, घर वैसे रहेगा, अनाज वैसे ही मिलेगा, इनफैक्ट पोल्यूशन चला गया होगा। आप देखिए, कोरोना आया है, करेक्ट है, आई एम सॉरी टू से, पर कई एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, पॉकेटमारी नहीं हो रही है, रेप नहीं हो रहा है, चोरी चमारी नहीं हो रहा है, मर्डर्स नहीं हो रहे हैं, तो काफी तो लोग बच भी गए। और इस वक्त
दिल्ली में लोग मास्क पहन के घूम रहे थे पोल्यूशन की वजह से, आज दिल्ली में लोग खुले सांसें मतलब ले रहे हैं। तो कल मैं न्यूज पे देख रहा था ये चीज, तो काफी कुछ अच्छी भी हुई है। बस लोगों को एक ठहराव मिल गया है। एक लोग बोलते थे यार 3 दिन का छुट्टी ले लो, तो लोग लगा रहे मेरे पास बहुत काम है, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। तो अब वो मेंटालिटी शायद चला जाएगा लोगों का, और लोग एक दूसरे को समझने की ज्यादा कोशिश करेंगे। हाँ, जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो अभी भी भागेंगे, पहले भी भागेंगे, भागे थे और बाद में भी भागेंगे, जिनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है राज एक क्रिएटिव इंसान है, मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ, तो हम लोगों को तो लिखना है या बनाना है, और जो जिनको पैसा लगाना है वो पैसा ही देंगे। और मुझे नहीं लगता कि राज इस समय 10 फिल्में बना रहा है और मैं 50 फिल्में बना रहा हूँ, नहीं, मैं वैसे भी साल में 1 या मैक्सिमम 2 फिल्में बनाता हूँ। तो ज्यादा इम्पैक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर लोग सॉर्टेड हैं, सही काम करना चाहते हैं, तो लोगों का काम चलता रहेगा। राज, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से तो अभी का 1-2 महीने या 40 दिन का जो हमें लॉकडाउन का टाइम मिला है, इसमें राइटर्स को उतना अच्छा टाइम मिला है सोचने का कि कुछ नई चीज ला सके, और प्रोड्यूसर जितने भी हैं, डायरेक्टर जितने भी हैं, उनको ये सोचने का टाइम मिला है कि हम अब ऐसा क्या दें कि वो शॉर्ट हो और अच्छा कुछ ऑडियंस के लिए लेके आए। तो ऐसा नहीं इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये खामा हमने वो बना रखा था कि नहीं भाई अगर 1 महीना हमें काम नहीं मिला तो ये हो जाएगा। सपोज मैं तो कहता हूँ आज कोरोना की वजह से हम लोग, जैसा संदीप भाई ने बोला, इतनी ज्यादा अच्छी चीजें हुई है ना आज हिंदुस्तान में। भगवान न करे इससे ऊपर कुछ हो, यहीं पर हम रुक जाएं, लेकिन कितनी जानें बची हैं वो नहीं देख रहा कोई। मैं राज, आपने अभी कहा, राज आपने कहा कि आप अनाज बांटे हो। आपने लास्ट इससे पहले कब अनाज बांटा है भाई? कब आपने गरीबों की मदद की है? इससे पहले तो बहुत वक्त हो गया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। करेक्ट है ना? लेकिन अब आपने किया ना वो काम, आज अपने घर पे आप रहे हो ना। बिल्कुल। और हम रुक ही नहीं रहे थे, हम भाग रहे एक दूसरे के पीछे, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, दिन भर हम कन्विंस करने का काम करते रहते। राज मुझे कहानी सुना के कन्विंस करता है, मैं राज को किसी चीज के लिए कन्विंस कर रहा हूँ, राज किसी और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सबके पीछे हम भाग के कन्विंस करते रहते हैं। आज आप देखिए, हमारे हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, आज अपने परिवार के साथ बैठे हैं, उन्हें वक्त दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आज बीमारियां 0 हो गई हैं। आप देखिए हॉस्पिटल्स में भीड़ नहीं लग रही है किसी भी चीज की, ना किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, यहाँ तक कि सर दर्द भी नहीं हो रहा किसी को, तो अब क्या वो चीजें हो गई चेंज, लोगों को समझ आया है, कि अभी तक जो हम जहाँ खर्च कर रहे थे ना, वो सिर्फ लाइफ स्टाइल पे खर्च कर रहे थे, जरूरतों पे खर्च नहीं कर रहे थे। जरूरतें हमारी बड़ी छोटी सी हैं, और जिस चीज को हम जरूरी समझते थे वो जरूरत थी सिर्फ। एक्चुअली क्या बात है, करेक्ट। चीजें समझ आ गई है हम लोगों को, तो अब क्या नहीं है। हाँ बिल्कुल, किन चीजों पे काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो छोटा सा आर्टिस्ट हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, हर कोई अपनी नई स्किल्स डेवलप कर रहा है। हर छोटे से बड़ा आर्टिस्ट अपनी कुछ नई स्किल सीख रहा है, कुछ नया टैलेंट अपने अंदर ढूंढ रहा है। और मैं देखा तो कोई अपने मुझे तो ऐसा लगता है कि 15 से 20 दिन का लॉकडाउन हर साल होना चाहिए। नाइस एडवाइस, एक्चुअली होना चाहिए, हर साल होना चाहिए। ये आपको रिफ्रेश करता है, आपको आपके कंट्री को रिफ्रेश करता है। वो हर चीज आपकी द्वारा रीइंस्टॉल होती है, तो आपको वो वक्त मिलता है अपने लोगों से रहने का। और ये एक प्रॉपर छुट्टी होनी चाहिए, ये पूरी गवर्नमेंट की तरफ से लीगल छुट्टी कि भाई ये होना ही है। तो हम जो अभी जो मुसीबत सह रहे हैं कि भाई चलो हमें घर पे रुकना है, लॉकडाउन है, ये वो, उसकी आदत भी बनेगी और हम हर चीज को टाइम दे पाएंगे। मैं इतना व्यस्त था अपनी पर्सनल लाइफ में, यू डोंट बिलीव, पिछले 15 साल में पहली दफा 20-25 दिन तो बहुत होते हैं, 2 दिन की भी छुट्टी मिली थी हमने। हम अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो लिखने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं शूटिंग करने जा रहे हैं। मतलब मुझे तो अभी 3-4 दिन पहले फोन आया मुझे हमारे रिश्तेदार का, तो मुझे तो अब पता लगा उनके इतने बच्चे हैं, उनकी शादियां हुई, किसकी शादी हुई किसकी नहीं हुई, मैं जा नहीं पाया, उनके बच्चों के बच्चे हो गए। तो वो पर्सनल, अब इस कोरोना की वजह से अंग्रेजों ने अलग किया था, कोरोना ने एक कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाओ। तो वो चीज जरूरी नहीं कि जो चीज अपने हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। आज जैसे संदीप भाई ने बोला कि एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, पॉकेट मारी नहीं हो रही है, क्राइम रेट 0 हो गया है,
आप सोचो, आप तो कितनी अच्छी भी चीज दी है उसने हम, और ये सिखाया है। जो आज जो लोग सफाई अभियान का मजाक उड़ाते थे कि सफाई अभियान तो कुछ नहीं है, स्वच्छ भारत कुछ नहीं है, आज उनको पता लग रहा होगा कि सफाई कितनी जरूरी है। जो डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते थे, आज उन्हें ये पता लग रहा होगा कि घर पे बैठ के सामान कैसे मंगाते हैं बिना कैश दिए। आज वो लोग जिन मजदूरों के अकाउंट में 1,000 2,000 रुपए गए रिलीफ फंड से पीएम के, उनके अकाउंट क्यों खुलवा रहे थे? इस वजह से खुलवा रहे थे। और माफ करना, इसमें बात की इन्होंने अभी राज भाई ने, मुझे याद आया क्योंकि संदीप, एक सेकंड फरहान, एक सेकंड। राज, तुम्हारा नेटवर्क ना थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। तुम्हारी आवाज तो आ रही है बराबर, पर तुम्हारा फोटो जो है ना वो ब्लर हो रहा है बार बार। करेक्ट फरहान? यस। पता नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, राइटर को स्क्रीन पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या बात है, जोक तो हर बराबर है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे इन्होंने सफाई अभियान वाले की बात की, हम लोग जो थे, हम पहले रियल हीरोज समझते थे हमारे इंडियन आर्मी। नो डाउट वो रियल हीरोज थे, रियल हीरोज है, और ताउम्र वो रियल हीरोज रहेंगे। लेकिन आज जो है रियल हीरोज लोगों के नजरों में डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, सफाई कर्मी वाले हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, अब हर कोई रियल हीरोज आ गया। रियल हीरोज पे मूवीज बनती थी पहले, इंडियन आर्मी में मूवीज बनती थी, लेकिन क्या लगता है कि अब जो रियल हीरोज से मूवी बनेंगी वो सफाई कर्मी के ऊपर बनेंगी, एक नर्स के ऊपर बनेंगे, डॉक्टर के ऊपर बनेंगे? व्हाट डू यू थिंक? राज, हमेशा से हीरो थे ये लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, हमेशा से हीरो रहे हैं। अभी समझ में आया है कि ये रियल हीरोज है, थे तो बहुत पहले से ही। देखिए जरूरत के वक्त मालूम पड़ता है भगवान है। यस, पहले लोग ये भगवान क्यों कर रहा है? बताने के लिए कि मैं हूं। बिल्कुल। अब मैं खुद नहीं आ सकता, तो ये पुलिस वाले हैं, चाहे वो बैंक कर्मी है, चाहे वो हमारे एविएशन के लोग हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये सब शुरू से हीरो थे, लेकिन क्योंकि ये बड़ी इजीली मिल जाते थे हमको, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस नहीं रखी हमने कभी। एक बहुत शेर, एक डॉक्टर है, मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं बोल दूं आपको, 2 लाइनर है राज भाई, आप प्लीज। वो कहते हैं कि हवाएं खूब तेज चली और दिया भी जलता रहा, कि हवाएं खूब तेज चली और दिया भी जलता रहा, खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और यही शायद एक मैंने आज एक कहीं कुछ मैंने आज एक इनके उसमें कि डॉक्टर्स हैं या बाकी जितने भी हमारे ये हीरोज काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात कही थी कि हजारों की गिनती तो मुझे आती नहीं, लेकिन ख्याल कुछ ऐसा है। क्या बात है? हजारों की गिनती तो मुझे आती नहीं, लेकिन ख्याल कुछ ऐसा है कि रेत का हर जर्रा अगर नायाब हीरा बन जाए तो तोहफे में इन्हें रेगिस्तान दे दूं। वाह 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 वाह। क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं, आज मुझे बताइए, मैं तो चलिए हम लोग अपने सो कॉल्ड इंडस्ट्री से हैं, संदीप भाई, मैं, या हम लोग तो अभी मैं तो बहुत ही नया हूँ, संदीप भाई तो इतने वक्त से काम कर रहे हैं, बाकी लोग इतना काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा एक्टर है जो बाहर निकल के अपने हाथों से लोगों को अनाज बांट रहा हो? कोई नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो बाहर निकल के अपने हाथों से दे रहा हो? आप पीएम फंड में दे रहे हैं, सब कर, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इस वक्त पैसा सब कुछ नहीं है, आप समझे। इस वक्त इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम अपने घर में बैठे हुए इतने सारे वीडियोस डाल रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं, हम पियानो सीख रहे हैं, हम गिटार सीख रहे हैं, हम सिंगिंग सीख रहे हैं। अरे भाई, आप ये सब सीखिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक एक्टर, हर पूरी इंडस्ट्री, मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर इंडस्ट्री, वो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे सबको वीडियो के जरिए ये कहना चाहिए हर किसी को कि प्लीज आप ये जो हमारे देश के ऊपर अभी विपत्ति आई है, इसके लिए आप लोगों को क्या क्या कर रही है मजदूर, इन मजदूरों के पास, हर किसी के पास मोबाइल है, ऐसा नहीं कि नहीं, और वो लोग स्टार्स को देखते हैं वो लोग, और वो तो उनके पास ये मैसेज पहुंचना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसी के कहने पर भीड़ बैंड्रा स्टेशन पे पहुंच जाती है, लेकिन पीएम के कहने पे घर में नहीं रुकती। ये कौन से लोग हैं? ये तो खैर ये राजनीति है।
नहीं, राजनीति तो है, लेकिन राजनीति क्यों हो रही है वो सवाल वो उठता है ना, क्यों? क्योंकि आज हमारे हीरोज या जो भी है उन पे पुलिस वालों पे पत्थर फेंके जा रहे हैं बाकी। तो ये बात है सोच की। एक्चुअली दुनिया की हर प्रॉब्लम शर्मनाक बात देखो ना राज, खत्म हो। सबसे शर्मनाक बात है पटियाला में पुलिस वाले का हाथ काट दिया यार। आप सोचिए यार, yes. डॉक्टर्स पे पत्थर मार रहे हैं। तो ये बहुत बहुत गलत बात है। ये वो लोग हैं एक्चुअली जो हिंदुस्तान में एक्स्ट्रा हैं, इनकी जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में जी। करेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल, तो ये वो लोग निकले हुए हैं। और ये मैंने अभी आज वो लिखा, मैंने कहा देश को बर्बाद करने पे आमादा है, यहाँ गरीब कम और बेवकूफ ज्यादा है। क्या बात है, फिर से बोलना। देश को बर्बाद करने पे आमादा है, इस देश में गरीब कम और बेवकूफ ज्यादा है। सच लिखा है। सही बात है यार। क्यों? नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ राज, तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे जो मेरे को यहाँ से मेरे बिल्डिंग से दिखता है, और मेरे बिल्डिंग के नीचे कई पढ़े लिखे लोग गाड़ियों में राउंड मारते हैं। वो लोग पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, गवार हैं। मतलब वो लोग इतने ज्यादा बेवकूफाना हरकत कर रहे हैं। घर में कुत्ते कौन निकले गाड़ी में, बताओ इस वक्त। मतलब आप समझिए, बाइक पे बैठे हुए गर्लफ्रेंड को मार निकल रहे हैं। अरे अभी थोड़े दिन पहले मैं राशन लेने गया था खुद, तो मैं नीचे गया तो एक इंसान 6 से 7 पैकेट ब्रेड ऐसे पकड़ लिया हाथ में। तो मैंने उससे पूछा भाई साहब आप बेच रहे हैं क्या? तो उसने बोला नहीं मैंने खरीदा है। बोला क्यों? बोला आप ये सोचिए कि 2 किराना स्टोर है और कम से कम नहीं तो 5000 फैमिलीज है पूरी सोसाइटीज मिला के पूरे रोड पर। तो आप सबको एक पैकेट का मौका दीजिए, आप कल भी आके ले सकते हैं। बोले नहीं कल नहीं होगा तो। बोला तो आप तो सिर्फ अपनी फैमिली की सोच रहे हैं भाई साहब, आप उनका भी तो सोचो। मुझे भी 4 पैकेट ब्रेड लेना है लेकिन मैं तो एक ही लेके जा रहा हूँ। बोलता वो आपका लुकआउट है मेरा नहीं। तो अब क्या है, लोग अपने घर पे भर ले रहे हैं राशन, पर ये नहीं सोच रहे कि ये किराने। तो एक भाजी वाले ने एक लेडीज को बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला भैया कितना कांदा है आपके पास? बोले 10-15 किलो है मेरे पास। बोला मुझे 10 किलो दे दो। बोलता मैं नहीं दे सकता। बोले अरे तुमको क्या है, तुमको तो कमाने को मिल रहा है ना, तुमको तो बेचना है। बोला नहीं मुझे सबको बेचना है, मुझे सिर्फ आपको नहीं बेचना। क्या बात है, मुझे पैसे नहीं कमाने। वो भाजी वाले ने मेरे सामने कहा, और वो लेडी फिर भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रही थी। लेकिन मुझे वो, आप सोचो वो लेडी पढ़ी लिखी है और वो भाजी वाला सबका ख्याल रखते हुए, उसको कोरोना हो जाए तो क्या होगा, लेकिन वो फिर भी बेच रहा है सामान, लोगों के घर पहुंच जाए चीज। और उसको बेचने के लिए नहीं था, वो सोचो वो पैसा से उसको मतलब नहीं था, उसको सबके घर वो भाजी पहुंचानी थी। मैंने एक भाजी वाले की सोच ज्यादा है। मैंने एक जगह अभी अपने खुद को भेजा था। मैंने कहा तू वहां से मुझे वीडियो कॉल करना, जो सामान होगा मैं तुझे बता दूंगा। कई दफा समझ में नहीं आती दिखा दूंगा तुझे। उस दुकान पे इतनी ज्यादा भीड़ जमा थी लोगों की। मैंने उस दुकानदार को बोला, मैंने भाई सुनो, तू अपने बाहर जो बोर्ड है जनरल किराना स्टोर, उसको हटा के लिखवा दो जनरल कोरोना स्टोर। क्योंकि अब तुम्हारे यहाँ से राशन कम जाएगा, कोरोना ज्यादा जाएगा। एक्चुअली ठीक है, तुमको समझ में नहीं आती कि क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे हिंदुस्तान में, लोगों की सोच की बड़ी इश्यू है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पर बेमतलब में लोग बहस कर रहे हैं लोगों से। करेक्ट की बहस कर रहे हैं। दीपक बता रहा था, दीपक साहू बता रहा था राज, कि वो बिल्डिंग में एंटर कर रहा था तो एक लेडी कुत्ते को लेके घुमा रही थी। तो वॉचमैन ने कहा उससे कि वॉचमैन ने कहा उससे कि भाई मैडम आपने मास्क नहीं पहना है। तो वो बोलती है, अब वॉचमैन ने हिंदी में कहा, वो लेडी उसको बोलती है हु आर you bloody illiterate people, you will tell me to wear mask and not to wear, who the hell told you to tell me that? अब वो उससे इंग्लिश बातें कर रही है और वॉचमैन ब्लैंक फेस उसको देख रहा है। देखा मैंने वीडियो देखा। कौन लग रहा था वो समझ में नहीं आया मुझे। बहुत है हिंदुस्तान में ऐसी वाली बहुत सारी हैं, जिनके पीछे मैंने बोला भी है कई दफा, आपको पता ही होगा। हाँ मुझे तो पता ही है राज। नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, ऊपर ऐसी जो औरतें होती है ना, वो जिद में पैदा होती है। जिद में पैदा होती है। ऊपर वाला उनको कुछ और बनना चाह रहा था, नहीं मैं तो यही बनूंगी। तो भगवान बोलता है भाई इससे कौन बहस करेगा, बराबर। तो ये लोग समझते नहीं है, उसमें चाहे लेडी हो जेंट्स हो कोई भी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बिना मास्क के घूम रहे हैं,
सोशल डिस्टेंसिंग बना के नहीं रखे हुए हैं। तो वो चीज ना इनको तब समझ आएगी जब इनके अपने घर में कोई डेड बॉडी आएगी, इनको तब समझ में आएगा। बिकॉज इनको दूसरों का दुख अपना नहीं लगता है, यू नो, वो इश्यू है हिंदुस्तान में। कोई नहीं, ये सब कह देते ना, एक मैंने डायलॉग लिखा था बहुत वक्त पहले कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत सही लिखा था आपने, यू नो। तो वो है हमारे यहाँ पर, और कई लोग कहते हैं सोच में भी मोच है। हाँ। तो वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहते आगे, और खुद बढ़ते हुए लोगों को भी रोक देंगे, भाई नहीं उधर मत जाओ भाई, क्यों, वहां प्रोग्रेस है। अच्छा, मुझे इनका कुछ नहीं कर सकते आप जी। सही बात है, ये सब तो बातें है ही बेशक, और इस पे हम सब लोग बहुत सारी अपने अपने राय रखते हैं, कमेंट्स रखते हैं। लेकिन एक सवाल राज जी, मुझे ये बताओ आप कि आपने काफी सारी स्टोरीज लिखी है, काफी सारी स्क्रिप्ट लिखी है, क्या एक ऐसा कोई आपका अभी सपना है, यू वांट कि मैं इस पर्टिकुलर एक्टर के लिए लिखूं? हर किसी का होता है, संदीप भाई का होगा, किसी के लिए मूवी बनाए, आपका है किसी के लिए लिखना, तो आप प्लीज बताइए। देखिए, हर किसी ख्वाहिश होती है कि जब भी वो इंडस्ट्री में कोई, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, या कोई भी हो, एक्टर भी हो भले ही, उनके साथ काम करने की, तो मेरी बच्चन साहब के साथ काम करने की बड़ी तमन्ना है कि एक दफा उनके लिए कुछ लिखूं, यू नो, वो कुछ बोलें, वो कुछ करें, मैं उनके साथ काम करूं, उनसे कुछ सीखूं। और एक मेरे जो फेवरेट एक्टर है मनोज बाजपेयी साहब, उनके साथ में कुछ करूं, यू नो। तो ये दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं करना चाहता हूँ। बाकी कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ मैं करना चाहता था, और मुझे मेरी पहली फिल्म में उनके साथ काम करने का मौका मिला, नसीर साहब के साथ, परेश रावल साहब के साथ, नाना पाटेकर जी, अनिल कपूर, यू नो। तो इन सब, परेश जितने लोग हैं, इन सबके साथ मैंने पहली फिल्म में काम किया। फिर नवाज भाई के साथ सेकंड फिल्म में मुझे काम मिल गया, फिर संजय दत्त साहब के साथ थर्ड फिल्म में काम मिल गया। तो अब मुझे लगता है कि मनोज बाजपेयी साहब और अमित जी एक ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ मुझे अगर काम करने का मौका मिले तो मैं इमीडिएट कर सकता हूँ, मैं लॉकडाउन में उनके साथ काम कर सकता हूँ। क्या बात है। संदीप जी, ओवर टू यू। मैं एक्चुअली में एक ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर, ये दो लोगों के साथ मैं काम करना चाहूंगा। और मतलब इनके लिए मैं बहुत बार हर स्क्रिप्ट इन दोनों को दिमाग में रखता हूं और सोचता हूं या करता हूं। और एक लड़की जिसने मेरे दिमाग पे बहुत असर किया, उसकी परफॉर्मेंस ने, उसका जो अपनापन है, उसकी बात करने का जो तरीका है, और वो जिस तरह के रोल्स अपनी सेकंड फिल्मों से पिकअप करना शुरू की, वो है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, उसकी अलग अलग रोल्स को देखते और जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती है। वो मुझे, वो लोग कितना भी कुछ भी करें, लेकिन मुझे बहुत इंटेलिजेंट और समझदार लड़की लगती है और बहुत कॉमन लगती है। वो गर्ल नेक्स्ट डोर लगती है मुझे। यस। आलिया के साथ तो कोई भी डायरेक्टर, कोई भी राइटर काम करना चाहेगा, फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज फरहान वाज आस्किंग मी फॉर कि भाई एक्टर के साथ कौन है, तो मैंने अमित जी और उनका नाम पर्टिकुलर इसलिए लिया क्योंकि ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। अदरवाइज चाहे वो आप रणबीर कपूर का है, रणबीर सिंह का है, यू नो, और या ऋतिक रोशन का है, और आलिया भट्ट तो है ही, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था। जी। तो इनके साथ तो देखिए, ये ऐसा है कि इनके साथ तो काम करने का अगर होगा तो डेफिनेटली कौन मना करेगा, मुझे बताइए। तुम, ये तो है। मेरा तो, मैं मूडी आदमी हूँ, मैं तो। क्या बात है। मतलब अभी तो मैंने देखा कि बहुत ग्रैंड शैंड बर्थडे पार्टी भी हुई राज जी की। अभी मैंने कुछ तस्वीरें देखी, वीडियोस देखी, फोटोज देखे मैंने, तो ऐसा लगता है देखो, राज का मैं बता दूं, राज अपना बर्थडे पार्टी, फिल्म सक्सेस पार्टी या घर की पार्टी, ये सब राज को बहुत मजा आता है। हाँ। लेकिन राज की जब शादी हुई तो जो रिसेप्शन की पार्टी होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से राज, ये वक्त है, सब फ्री है, सब आएंगे, यही वक्त है, दे दो तुम। उसका एक रीजन था। एक तो बिकॉज की शादी होने के बाद क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे हाथ में नहीं थी उस वक्त। दूसरी बात, मुझे ऐसा, मैंने सोचा कि ये जो मैं खर्चा कर रहा हूँ इस वक्त, यू नो, उस पैसे को मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ, यू नो। तो वो उसमें से काफी जो पैसा है, मैंने वो लॉकडाउन के दौरान अभी मैंने यूज किया, यू नो। तो मुझे ऐसा लगा कि इतने अमीरों को खाना खिलाने से अच्छा गरीबों को खिला दूं। बहुत अच्छा, बहुत सही।
तो मैंने इसलिए सोचा, और फिर इसका मतलब तुमको पता था कि हिंदुस्तान में कोरोना आने वाला है और सब लोग 1.5 महीने के लिए घर पे बैठने वाले हैं, तो तुम अपने घर के लिए अनाज और दूसरों के घर के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। नहीं, मुझे तो ये पता है कि भाई कोरोना आया चाहे ना आया, गरीबी तो रहेगी भाई, यू नो। हाँ, अगले 20, 25, 50 साल गरीबी रहेगी वो, और उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि वो कितनी कम हो जाती है, यू नो, वो देखने वाली बात है, बाकी तो रहेगी। तो अपना छोटा सा हिस्सा मैं अपना जो आई एम डूइंग माय बिट कि कहाँ मैं कंट्रीब्यूट करूं, यू नो, तो वो है बस, बाकी कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे रोटी और मुझे भोजन की कीमत पता है, बिकॉज मैं राइटर। मतलब प्रोड्यूसर को नहीं पता है? नहीं पता है भाई, प्रोड्यूसर को भी बिल्कुल पता है, पता है, हर किसी को नहीं, रोटी की कीमत बड़ी पता होनी चाहिए, यू नो। बस फर्क ये हो जाता है कि प्रोड्यूसर को लच्छा पराठे तक की पता होती है, हमें रोटी तक की पता होती है। लेकिन आपको पता है राज भाई, मैं संदीप भाई के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। मैं कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले बॉम्बे में था, मुझे एक अवार्ड मिल रहा था, तब मैं बॉम्बे आया था कुछ काम से। तो मैं वहां से अपने होटल की तरफ जा रहा था, अचानक से संदीप भाई की मुझे गाड़ी दिखी ट्रैफिक में। संदीप भाई वहां से फोन में लगे थे, मैंने नॉक किया, लाइक संदीप भाई फरहान, और कसम से मजाक नहीं कर रहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि संदीप भाई उतर के इस तरीके से मेरे को हक करेंगे। एंड सीरियसली मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करूंगा संदीप भाई, वो चीज मेरे दिल में बैठ गई, दिल में बैठ गई, कभी नहीं निकल सकती कि संदीप भाई आपने वो किया उस दिन। टू बी वेरी, मैंने तुमको पहले भी कहा कि राज या मैं या किसी के साथ जो रिश्ते हम बनाते हैं, तो वो टैलेंट बहुत बाद में आता है, इंसानियत पहले आता है। हम आपको जर्नलिस्ट की तरह अगर देखेंगे तो फिर गलत है। हमें पहले एक दूसरे को इंसान के, आज राज ने जो राशन बांटा है गरीबों में, वो आयुष्मान के घर पे या एकता कपूर के घर पे नहीं बांटा, या संदीप सिंह के घर पे नहीं, वो जाके अननोन लोगों को, जिनको वो कभी मिला नहीं, कभी जाना नहीं, तो वो पहले इंसानियत, वहां जाके वो कविताएं नहीं पढ़ रहा था, ये उसके लिखे हुए ट्वीट नहीं देखा रहा था, क्या आपने मेरी पिक्चर देखी कि नहीं, ये नहीं पूछा। तो टैलेंट बहुत पीछे होता है, लेकिन इंसानियत बहुत बहुत आगे होती है। आज इंसानियत की ज्यादा कदर होगी, आपके टैलेंट की होगी या नहीं होगी वो तो बात की बात है, आप इंसान अच्छे हो वो बहुत जरूरी है। अगर आप इंसान या इंसान नहीं अच्छे होते तो मैं शायद ये इंटरव्यू के लिए भी हाँ नहीं कहता ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एंड दैट्स इज अ जेम ऑफ अ पर्सन यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या होता है ना कि आप अगर देखिए इंडस्ट्री में ना बहुत लोग होते हैं, यू नो, हर इंडस्ट्री में हर कोई ना इतने वक्त तक सरवाइव नहीं कर पाता अगर आदमी अच्छा ना हो। बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बहुत सही, ठीक है। तो उसमें कोई ये नहीं है कि इसमें कि भाई तुम अगर कुछ कर रहे हो या कोई और कुछ कर रहा है तो भाई ये अच्छा, तो ये अभी 2 फिल्में लिख रहा है, चलो उसको हक कर लेते हैं, बराबर, यू नो, या उसकी ये तो यार बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, चलो एक काम कर इसको हक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो धारणा जो है ना वो उन लोगों में होती है जो खुद कुछ नहीं कर सकते, यू नो। तो अब ये चीज ना, ये चीज उनमें है भी नहीं। मैं तो वक्त से जानता हूँ, तकरीबन में 5 साल तो हो गए होंगे जानते हो एक दूसरे को, यू नो। तो अभी वो है, उनमें है, शुरू से है वो। और मैं समझता हूँ कि वो भाई आपको ही नहीं हर किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं, यू नो। हालांकि हर बार गाड़ी से नहीं उतरते हैं लेकिन ट्रीट करते हैं, यू नो। नहीं, जैसे मुझे ना सेल्फिश लोगों से, जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके पास आते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं, आपको अपना बना लेते हैं, और फिर जब आप उनका काम नहीं होता तो वो आपको छोड़ के बहाने मारने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, चले जाते हैं आपके लाइफ से। वो लोग जो सिर्फ अपनी नजर में अपने आप को ही देखते हैं, वो लोगों से इंसान दूर हो जाना चाहिए, इंसान, और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनको अपना बनाने का और अपनापन दिखाने का कोई फायदा या कोई तरीका नहीं हो सकता। मेरा एक शेर है उसमें, हर इंसान इतना भी मशहूर होने का शौक नहीं है, इतना भी मशहूर होने का शौक नहीं है, अपनों से दूर होने का शौक नहीं है। क्या बात, करेक्ट, क्या बात, उतना है, बस उतना ही रखो, उतना ही। और दोस्ती जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यू नो।
भाई से बढ़ के दोस्ती होती है, ये आप मानिए मेरी बात। बिल्कुल मानता हूँ। ट्रू। यू नो अभी फरहान एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं। अभी 2 दिन पहले रात को 2 बजे मतलब कुछ मुसीबत आया है तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा। रात को 2 बजे राज ने मुझे फोन किया कि संदीप भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा कि एक इंसान 2 बजे रात को मुझे फोन करने का हक समझता है और उसको ये पता है कि ये मुझे सेंसिबली गाइड करेंगे, सही बात बताएंगे या मुझे सही राह दिखा के सही मदद कर देंगे। वो जो चीज है ना, वो हक कभी नहीं खोना चाहिए। हो सके भूमि हमारी पहली और आखिरी फिल्म हो, इसके बाद हम काम नहीं करें, लेकिन एक दूसरे के मुसीबत में सही वक्त पे खड़े हो जाए ना। बर्थडे में मत जाओ पर फ्यूनरल पे जरूर पहुंच जाओ भाई। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे तुम हो फरहान, मुझे लगता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड हो। और मैं तुमको कई 2 सालों से जानता हूँ या 1 साल हो गया शायद जान के। जी। तो पीएम मोदी के वक्त नागपुर में तुमने इंटरव्यू किया था मेरा। जी। तो तुम टैलेंटेड हो। तुम मेरे हिसाब से तुम जर्नलिज्म से बहुत ऊपर जाओगे और जाओगे ही जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं। जी, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह। राज ने जिस दिन भूमि लिखा था ना और नरेशन दिया था, उस दिन मैंने राज को बोला था कि राज तुम डायरेक्टर ही बनना, तुम्हारे में डायरेक्शन का ही क्षमता है। तो वो उस समय राज ने उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जब उसने ड्रीम गर्ल बनाया और मुझे इतना अच्छा लगा, बच्चे की तरह राज ने ये टाइटल रख रहा हूं संदीप भाई, गाना ऐसा सोच रहा हूं, ये लुक देख रहा हूं, मैं ऐसा शूट करूंगा। वो एक बच्चे की तरह, मतलब उसको किसी बात की शर्म नहीं कि मैं भी इतने साल से रहा हूं इंडस्ट्री में, इनसे क्यों पूछूं, नहीं। उसने एक बच्चे की तरह टाइटल, आपको क्या लगता है, कैसा लग रहा है आपको ये टाइटल, अच्छा ये सीन ऐसा सोच रहा हूँ, कैसा लग रहा है आपको, कास्टिंग ये देख रहा है आपको, अच्छा डीओपी का मैं ये ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, डीओपी ये सही रहेगा मेरी फिल्म के लिए। उसको जरूरी नहीं था पूछने के लिए, उसकी फिल्म बहुत बड़ी प्रोड्यूसर एकता कपूर वो करे थी, लेकिन उसने ये इज्जत दी। जी। वो चीज इंसान को नहीं भूलनी चाहिए। राज को तो याद भी नहीं है या नहीं है, वो मुझे नहीं, लेकिन एक बच्चे की तरह, और ये बचपना अगर कंटिन्यू हो गया ना तो ये ग्रेट फिल्म बनाता रहेगा एक्चुअली। भाई अगर आपको इंडस्ट्री में किसी 2 इंसान को दिल से थैंक यू बोलना हो, नो डाउट हम हर कोई एहसानों से घिरा हुआ है, छोटा आर्टिस्ट, बड़ा आर्टिस्ट, चाहे दोस्तों से हो, परिवार से हो, अगर किसी 2 इंसान को आपको तहे दिल से आज थैंक यू बोलना है तो आप किसको बोलोगे? मैं आपसे ही पूछूंगा राज भाई, पहले संदीप भाई आप बता दीजिए। राज बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ? पहले आप बता दीजिए। मैं सबसे पहले इस इंडस्ट्री में संजय लीला भंसाली जी का शुक्रिया अदा करूंगा। वो मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं। वो एक ऐसी फैमिली है जो मैं कभी भी जाऊं और उनके घर पे मैं रह सकता हूं। मतलब मैं कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत लो फील किया हूं तो मैं उनके ऑफिस चला जाता हूं, बैठ जाता हूं, उनसे घंटों फोन पे बात करता हूं और उनके घर चला जाता हूँ, मम्मी के साथ उनके मस्ती करता हूँ, पिक्चरें देखता हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी रहूं, मेरे मुसीबत में वो हमेशा काम आते हैं। तो मैं उनका एहसान, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जन्म में उतार पाऊंगा, क्योंकि आज मैं इंडस्ट्री में जो भी हूँ, एक प्रोड्यूसर मुझे नहीं बनना था, लेकिन उनसे जो सीखा, कला, विजन, पैशन फॉर सिनेमा, पागलपन, जुनून, जिसको लोग गलत वे में भी ले लेते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से मेरे देवता हैं और मैं उनका एहसान इस जन्म में नहीं उतार सकता। तो आज मैं जो हूं उनके वजह से हूं। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू हिम। सेकंड पर्सन whom आई एम रियली 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 थैंकफुल इज संजय दत्त। संजय दत्त ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और जब कोई नहीं खड़ा रहा हम इंडस्ट्री में, मतलब मैं कोई नहीं था, मेरा उनसे कोई रिश्ता भी नहीं था इतना। वो जेल से आने के बाद मुझे हाँ बोला उन्होंने और मुझे सपोर्ट किया। और राज जानता है कि वो हर बार घर पे उनके कुछ स्पेशल होता है। अभी भी कोरोना के वक्त वो रोज मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं कि कैसे हो, ठीक हो क्या, मैसेजेस भेजते हैं इंपॉर्टेंट, कुछ वीडियो कॉल करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। तो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। तो ये 2 इंसान का मैं बहुत बहुत एहसान मंद हूँ और इन लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ। That's great. राजी, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी जिंदगी में तो 2 लोगों का नाम लूंगा ना तो बाकी को थैंक यू के साथ साथ माफी भी मांगनी पड़ेगी।
नहीं, ऑन ऑनेस्ट लेवल ना राज, जी। नॉट बीइंग मतलब एक मैनिपुलेशन छोड़ के, एक पॉलिटिक्स छोड़ के, बिना हर्ट के, दो करेक्ट लोग ना एक्चुअली में यू शुड टेक दैट नेम। सी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब अपने राइटिंग करियर की शुरुआत की थी, तो मेरे बहुत अजीज एक कॉमेडियन है वीआईपी, यस। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनसे मैंने सीखा बहुत कुछ। और मेरे उस वक्त क्रिएटिव डायरेक्टर थे धर्मपाल सर, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मतलब मैं आज अगर कॉमेडी कुछ भी लिख पाता हूँ, जो भी, तो उनका सबसे बड़ा योगदान है उसमें। और उनको शायद ये पता भी ना हो कि यार मैं उन्हें एज गुरु ट्रीट करता हूँ, उन्हें नहीं पता होगा इस बात को, लेकिन मैंने 10-15-12-15 साल से फॉलो कर रहा हूँ उनकी टाइमिंग को, उनकी चीजों को। तो मैंने जितने भी हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जितने भी कॉमेडियंस है जिनके लिए मैं लिख पाया, तो उनमें इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ रहा था, क्योंकि एक से मैंने कॉमेडी सीखी और दूसरे से मिमिक्री सीखी, तो ये दोनों का मेरी कॉमेडी में बहुत बड़ा हाथ है। और मैं दो लोगों का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेरी लिस्ट थोड़ी लंबी है, मेरी भी है, सबकी होगी, सबकी होगी लंबी लिस्ट, लेकिन दो उसने पूछा इसलिए मैंने दो बोला। उसने बोला किस एक्टर के साथ आप देखते हो स्क्रिप्ट अपने, तो मैंने ऋतिक और रणबीर बोला। जो सवाल है उसका जवाब मैंने दिया। तो मेरे ये दो लोग तो हैं ही। अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूंगा तो ऑफ कोर्स एकता कपूर, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। और एक आयुष्मान खुराना का भी मैं शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं यार तुम करो, डोंट वरी, आई एम विद यू। और वो चीज ऐसी, संदीप भाई के साथ जब मैं मिला, देखिए हर शुक्रिया दो लोगों का। ये तो मैं मानता हूँ ये मेरे लिए सवाल गलत है, आपके लिए सवाल करेक्ट होगा, मेरे लिए सवाल गलत है। ये रीजन क्या है कि मेरे करियर में बहुत सारे ऐसे लोग आए, भले ही उन्होंने मुझे 1 रुपए की हेल्प की हो या एक दिन अपने घर रुकाया भी हो, मैं उनका भी उतना ही शुक्रिया अदा करूंगा जितना कि मैं आज जितने लोगों ने मेरी हेल्प की उसका करूंगा। आप मेरे फेसबुक पेज पे भी शायद आप जाके देखें, मैं हर दिन मेरे संघर्ष के दिनों के साथी जो मेरे रहे हैं, मैं हर दिन उनके बारे में बताता हूँ। हर दिन एक साथी मेरा, कि मेरी 2006 से जर्नी शुरू हुई थी, कि कौन कौन मेरी जिंदगी में आया और उन्होंने मेरे लिए कितनी हेल्प की। तो मैं भले ही वो मुंबई सेंट्रल में जो वेटिंग रूम के बाहर जो टिकट चेक करके मुझे अंदर भेजता था, उसका भी मैं उतना ही शुक्रिया अदा करूंगा जितना एकता कपूर का, क्योंकि वो नहीं होता तो मैं एकता कपूर से मिल नहीं पाता था। तो दो लोग हाँ, आप 200 नाम बोलेंगे तो मैं बता सकता हूँ, और क्यों, क्योंकि मैं ना किसी को भूल रहा हूँ कभी। मेरे आज मैं बहुत सी चीजें हैं ऐसी, जैसे मैं संदीप भाई के थ्रू संजय दत्त जी को मिला, वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, जितना संदीप भाई करते हैं उतना ही मुझे प्यार करते हैं। वो अलग लेवल के मेरे, उनसे मैं उनका शुक्रिया करूंगा, संदीप भाई का एक अलग दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। तो लिस्ट लंबी है लेकिन है सब सेम। उसमें चाहे एकता हो, चाहे वो संदीप भाई हो, चाहे वो उमंग कुमार हो, चाहे वो सोहेल खान हो, चाहे वो नवाज भाई हो, चाहे वो अनीस भाई हो, चाहे फिरोज भाई हो, चाहे कोई भी हो, ये सब मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, कोई भी हो चाहे। तो एक दो लोगों का शुक्रिया अदा करने से बेहतर है कि मैं सब लोगों को उसी स्टेज पे रख के दिल से धन्यवाद देता हूं। That's amazing, ये बहुत बड़प्पन है आपका। एंड जाते जाते ना मुझे संदीप भाई एंड राज भाई, आप दोनों मुझे बताइए कि क्या एडवाइस आप देना चाहोगे कुछ अपकमिंग प्रोड्यूसर को। मैं सबसे पहले संदीप भाई आपसे पूछूंगा, जो लोग प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं इंडस्ट्री में वो, और राज भाई आपसे सवाल ये होगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे राइटर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल संदीप भाई प्लीज। प्रोड्यूसर्स को एडवाइस देने वाला मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि मुझसे कई गुना प्रोड्यूसर्स, कई बड़े बड़े लोग हैं। मैंने हर साल 10 साल में 10 फिल्में बनाई है इंडस्ट्री में। पर एक बात मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करके कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट न बनाएं। हम फिल्में बनाने आए थे, पैसे नहीं। तो फिल्मों पे ध्यान दें और एक्टर्स को कन्विंस करने में, या प्रोजेक्ट ये इतना बिक गया, ये इतने में बिक जाएगा, वो उतने में आ जाएगा, दिन भर कैलकुलेशन में लगे रहना और पर प्लेट काउंट करना और लोगों का पैसा टाइम पर नहीं देना, ये चीजें ना करें, नहीं तो नहीं बने प्रोड्यूसर। क्रिएटिव सेंस प्रोड्यूसर्स को बहुत कम होता है, बहुत कम लोग हैं जिनको क्रिएटिव सेंस होता है। तो वो लोग जिनको क्रिएटिव सेंस नहीं है, वो लोग भी जानबूझ के बैठ के क्रिएटिव राइटर्स और डायरेक्टर्स को
उनसे नरेशन लेके उनको बेहुदे सजेशंस देते हैं और फिर उनको इंसल्ट फील कराते हैं, वो काम ना करें। अगर आपको क्रिएटिव सेंस नहीं है तो आपके पास पैसा है, आप क्रिएटिव डायरेक्टर रख लो ढंग का, मतलब अपने दोस्त को नहीं, ढंग का क्रिएटिव डायरेक्टर जिसको एक्सपीरियंस हो, जो आपकी फिल्में सिलेक्ट करके आपके पास सही चीज ला सके और आपकी कंपनी चले अच्छे से। तो क्रिएटिव सेंस होना प्रोड्यूसर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही सजेशन है यार कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बस लोगों की कदर करना और स्क्रिप्ट की कदर करना और नए लोगों को मौका देना, ये कुछ बातें वो लोग अगर ध्यान में रख लेना तो मुझे ऐसा लगता है हमारी इंडस्ट्री हॉलीवुड से बहुत ऊपर चली जाएगी। That's true. सही कहा। राज का राइटर्स और डायरेक्टर्स पे क्या है भाई? जी सी मेरा तो ये है कि भाई मैं तो जितने भी राइटर्स हैं उनको यही बोलूंगा, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी फिल्म आप लिख रहे हैं, जो भी शो आप लिख रहे हैं, ना तो शो से बढ़ के कोई एक्टर है, ना उस स्क्रिप्ट से बढ़ के कोई एक्टर है। आप अपने स्क्रिप्ट को हीरो बनाइए। आप अपनी स्क्रिप्ट को लिखकर ये मत सोचिए कि उसमें हीरो मिला, एक्टर मिला, ये मिला, नहीं मिला, जो भी है। और लिखने के बाद बहुत ज्यादा वक्त तक अपनी स्क्रिप्ट को रखें ना किसी भी हीरो के लिए। आप किरदार लिखें, आप हीरो ना लिखें फिल्म में, ठीक है? और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जितने भी राइटर्स हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, कहां लिख रहे हैं और कितना लिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफा क्या होता है कि हम देखिए, लिखता हर कोई है, क्या नहीं लिखना है वो राइटर का काम है। बिल्कुल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इतना ही लिखना है और लिखते रहना है। अच्छा बुरा हो बाकी बात, लिखना इंपॉर्टेंट है। और बेझिझक लोगों के पास जाइए, लोगों से मिलिए। यहाँ गुड बाय कहने से पहले मैं चाहता हूं राज एक ऐसी लाइन बोलो जिससे दुनिया को कुछ समझ में आए। प्लीज। दुनिया वैसे तो बहुत समझदार है, मतलब दुनिया के बारे में क्या बोलूं मैं, ये दुनिया बड़ी अजीब है। दुनिया देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया बनती है दोस्तों से, फैमिली से, इनके अलावा इनका कुछ अस्तित्व है नहीं। अगर आप देखे जाएं, रिलेशन जो होते हैं उनसे दुनिया बनती है, ठीक है? तो मैं दोस्ती के लिए मैं कुछ कह देता हूँ, आपकी मेरी दोस्ती कि ये जो दोस्ती का गणित है, ये जो दोस्ती का गणित है, बस यही मुझे जचता है। जहां दो में से एक गया तो कुछ भी नहीं बचता है। अरे वेरी नाइस, बिल्कुल सच कहा आपने। मैं यहाँ पे रिश्तों पे कुछ कहता हूँ, जी प्लीज। कि गांठ जो होता है ना, रस्सी की गांठ, तो गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, क्या बात, लाख करें कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और आज के इस दौर के लिए, बिकॉज कोरोना का मामला है, या हम आज जिस मुकाम पे हैं, ये मुकाम जिस हम ये फेस कर रहे हैं, जो ये भी अभी चला जाएगा कुछ वक्त बाद, बराबर। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, किसी क्या है कि भाई जब खुशी नहीं ठहरी तो गम क्या बात है, बराबर। तो ये है कि अगर इस दुनिया में गम ना होते, अगर इस दुनिया में गम ना होते तो मुमकिन है शायद हम ना होते, और इन खुशियों का एहसास होता भी तो कैसे, अगर सोचो हम पे वो सितम ही ना हो। वाह, क्या बात, क्या बात। तो मैं बस ये कह के साइन ऑफ करूंगा कि बस अपनी दोस्ती बनाए रखें, प्यार बांटते रहें, एंजॉय कर, सबसे बड़ी बात एंजॉय कर कीजिए, हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए आप, एंड बिफोर, यस प्लीज बोलिए आप। और आप अपने जिंदगी को, जैसे मैं एक फिल्म का कुछ कहानी लिख रहा हूँ, वहां मेरा एक डायलॉग है जो मैं बताता हूँ कि जिंदगी से बचपन जाना चाहिए, बचपना नहीं। सही है। जब तक आपका बचपन आपके साथ रहेगा, आप लोगों को प्यार देते रहेंगे और लोगों का प्यार आप पाते रहेंगे। जहां आप सीरियस हुए वहां आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी।
And before I sign off, I always ask to everyone जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये सवाल आज मैंने पूछना चाहिए कि मैं खुशनसीब हूँगा अगर मैं पूछता हूँ बिफोर आई साइन ऑफ, आई ऑलवेज आस्क कैसा लगा आपको फरहान के साथ? फरहान के साथ बहुत 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 प्यारा सा कॉन्वर्सेशन लगा मुझे, और इतने छोटे से बच्चे की तरह लगते हो तुम, पर इतना सेंसिबल, इतनी तमीज से बात करते हो, तो बात कभी खत्म करने का मन ही नहीं करता है, मन करता है बात करते रहें। और पर मुझे पता है कि ज्यादा बात करने से लोग बहुत बोर हो जाते हैं, नहीं, हम तो नहीं, हमारी कॉन्वर्सेशन हम फोन पे करेंगे। पर तुम बहुत अच्छे इंसान हो फरहान, उसको उस पे ध्यान देना हमेशा, और जो भी सपोर्ट तुमको चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए, मुझे राज से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, पर राज और मैं हमेशा यहाँ पर तुमको बॉम्बे इनवाइट करते हैं। तुमको कभी भी काम की जरूरत हो इंडस्ट्री में आना, मैं और राज इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। दैट्स एन ऑनर फॉर मी सर, थैंक यू। बाय। देखो भाई, मैं तो पहली दफा बात कर रहा हूँ, यू नो, और क्या होता है कि एक फरहान है जो अख्तर भी है, एक फरहान है काजी भी है, यू नो, तो टैलेंट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप किसी के भी, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि संदीप भाई हूँ, मैं हूँ, या कोई भी इंडस्ट्री में हो, आपको जो सवाल पूछने हैं वो बड़ी बेबाकी से पूछिए, यू नो, किसी को भी एज अ सेलिब्रिटी समझ के सवाल ना पूछना उससे, बिल्कुल, यू नो, उसको ये समझ के सवाल पूछिएगा कि कल जब मेरा इंटरव्यू छपेगा ये, तब जाके सेलिब्रिटी बनेगा, एक्चुअली, ठीक है। बिल्कुल। तो उसका बिल्कुल वो नहीं करना, हर किसी का एक वक्त होता है, और बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखना, मतलब वैसे पॉजिटिव नहीं, वैसे पॉजिटिव, है ना, कि भाई ने बोला था कि पॉजिटिव बोलना तो फिर कोरोना हो गए, ऐसा नहीं, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, सबसे ज्यादा जो जिनका सपोर्ट तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे घर वाले होंगे, यू नो, उनका साथ हमेशा बना के रखना, और जितनी भी आप में टैलेंट है, यू नो, वो आज नहीं तो कल लोगों के सामने आएगा ही, यू नो, कल हो सकता है भाई कोई इस फील्ड को से हट के भी कुछ करो। संदीप भाई भी पहले जर्नलिस्ट थे, बिल्कुल, लोगों के इंटरव्यू लिया करते थे, आज इंटरव्यू दिया करते हैं, यू नो, तो वो फर्क जो है ना, वो फर्क सिर्फ पेशेंस से आया है। एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में पेशेंस और पेशेंस बहुत होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, यू नो, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं भाई आपके साथ फरहान, थैंक यू, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, यू नो। बिल्कुल। उसके पहले मैं इसका स्नैप ले लेता हूँ अपने फोन में, ताकि ये एक यादगार लम्हा बना रहे, और हमारे जो बिल्कुल ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और मुस्नासिर से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका संदीप सिंह जी एंड राज शांडिलिया जी। थैंक यू सो मच। तुम नागपुर से हो, संतरे खाते रहना, विटामिन सी होता है उसमें। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।